In a world like today, all parents out there want the best education for their children. Education is not only limited to going through a specified syllabus, but also about gaining knowledge. I am Manika Dikshit, a student of grade 11 from Sir Patappat Singhania Education Center. I did my 10th grade from one of the most renowned coachings of Kanpur, Scientific Approach. Scientific Approach is run by a group of preeminent teachers, the group being led by Rahul sir. These teachers are the ones who keep the aforementioned points in mind whenever they teach, making sure that their students achieve heights. The main aim of Scientific Approach is helping the children reach their full potential and make the best out of their lives. Rahul sir has helped me reach certainty about what I shall choose when it came to taking a stream in 11th. His guidance helped me change my opinion and outlook on many things and still doesn't fail to do so. It was just for a month that he taught me in the 9th grade, and I knew who I wanted my science teacher to be in order to excel the subject. Even today, the man has simple goals, and to reach them, he makes videos available on YouTube for anyone and everyone so that he can make sure that he's there for every child who needs his help. On the days when we used to go to the coaching, we used to put up hundreds of questions, and the teachers there made sure that our inquisitiveness was satiated. They still have their websites on various social media platforms to help the children in every way possible. So I thank the teachers, especially Rahul sir, for helping me making a path for my future. Thank you. Finally, I am here for discussing animal tissue. जैसा कि हम लोगों ने अभी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था प्लांट टिश्यू के बारे में, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू को क्लासिफाई किया गया है 4 अलग अलग पार्ट्स में ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे आर गोइंग टू परफॉर्म। पहली चीज, दूसरी चीज कि उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, कहाँ पाया जाता है, इसका क्या रोल है, एंड व्हाट आर देयर स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस। ऑब्वियसली बात हो गई कि अगर एनिमल टिश्यू इज टाइप 4 टाइप्स के हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। इट मींस इन सबके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस भी होंगे, इनका जो कंपोनेंट होगा वो भी अलग अलग होगा, जो टिश्यू के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होंगे वो डिफरेंट होंगे, एंड ऑब्वियस सी बात हो गई कि इनका जो फंक्शन होगा वो अलग अलग होगा, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी ऑब्वियसली डिफरेंट होंगी। एपिथेलियल में देखिए वर्ड इज देयर एपी प्लस थीलिया, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है एपी प्लस थीलिया। एपी का मतलब होता है अपर, और थीलिया को आप कंसीडर कर सकते हैं एज अ लेयर या स्किन। मतलब हमारे एनिमल टिश्यूज में किसी भी ऑर्गन में या किसी टिश्यू में भी अंदर से या बाहर से का जो लेयर फॉर्म होती है, या जो 2 लेयर अंदर और बाहर की तरफ होगा, वो सभी एपिथेलियल टिश्यूज होंगी। और ऑब्वियसली बात होगी अगर वो बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है तो उसका जो नेचर होगा वो प्रोटेक्टिव होगा। इट मींस द एपिथेलियल टिश्यू मोस्टली प्रोटेक्ट द बॉडी, प्रोटेक्ट द ऑर्गन, प्रोटेक्ट द टिश्यू फ्रॉम द वेरियस environmental factor as well as the internal factors। अब इनके स्ट्रक्चरल बेसिस पे यहाँ मैंने लिख दिया है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सिंपलेस्ट एनिमल टिश्यूज। जो हमारा एपिथेलियल टिश्यूज है ये सिंपलेस्ट है, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, कवर एक्सटर्नली एंड इंटरनली दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड साइज। इट मींस जो एपिथेलियल टिश्यूज है बहुत ज्यादा डाइवर्स है, उसको हर ऑर्गन को अलग अलग ढंग से प्रोटेक्ट करना है। So on the basis of their structural differences, they are getting classified into the 6 parts: squamous epithelium, stratified epithelium, cuboidal epithelium, columnar, ciliated and glandular। ये जो आप लास्ट 3 देख रहे हैं ये कुछ बुक्स में आपको एक ही जगह मिलेगा, एक ही जगह इन सेंस कि दे आर एक्चुअली कंसीडरिंग कि कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज ही ये तीनों हैं, और ऑब्वियसली ये तीनों सेम है स्ट्रक्चरल डिफरेंस के बेस पे। कॉलमनर में अगर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो गया, मतलब पिलर लाइक टिश्यूज में, जो एक कॉलमनर टिश्यूज का एक बहुत ही बेस्ट डेफिनेशन है, अ टिश्यू व्हिच सीम्स टू बी और व्हिच अपीयर्स लाइक अ कॉलम और अ पिलर आर कॉलमनर एपिथेलियम। उसी पे अगर हम लोगों ने एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, अगर मैं आपको यहाँ थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके दिखाना चाहूँ तो ये अगर मान लीजिए पिलर लाइक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस यूनिफॉर्मली अरेंज्ड है, तो इसको हम लोगों ने क्या कह दिया, हमने इसको कह दिया कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। लेकिन जैसे इसमें हम लोगों ने एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर अपीयर करा दिया, आप देख सकते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग सीलिया कह रहे हैं। जैसे ही सीलिया प्रेजेंट होगा इसका ये मतलब हो गया दे आर सेड टू बी एज अ सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू।
अगर फिर से एक और मॉडिफिकेशन हो गया, दे मे हैव सम यू नो पाउच लाइक स्ट्रक्चर, हमने इसमें एक पाउच बना दिया कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है। इफ द पाउच लाइक स्ट्रक्चर डेवलप, जिसको हम लोग बायोलॉजी के टर्म में ग्लैंड कह देते हैं, इफ द ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द कॉलमनर एपिथेलियल, उसमें सीलिया नहीं होगा ग्लैंडुलर एपिथेलियल में, एंड इट टर्न्स इनटू द ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि सर अगर ये मॉडिफाई हो रहा है तीन अलग अलग पार्ट्स में, तो ऑब्वियसली इनके जो फंक्शंस होंगे, इनकी जो एक्टिविटीज होंगी, इनकी जो रिक्वायरमेंट होगी एनिमल टिश्यूज में, बट ऑब्वियस है इट विल बिकम इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दीज थ्री काइंड्स ऑफ टिश्यू। जब हम ग्लैंड्स की बात करेंगे तो ग्लैंड्स का मतलब हो गया दे मस्ट हैव सम फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज समथिंग लाइक म्यूकस, समथिंग लाइक एंजाइम, समथिंग लाइक हार्मोन। आप हायर क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में कि हाउ द ग्लैंड्स बिकम एपोक्राइन, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, होलोक्राइन, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम। क्लास 10th में ही आप पढ़ लेंगे दो ग्लैंड्स के बारे में, विच इज जो एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। मैं यहाँ पे एक चीज बता देना चाहूंगा कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हार्मोन सिक्रीट करता है, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो एंजाइम सिक्रीट करता है। इट मींस आई होप यू मस्ट अवेयर कि जो वर्ड एंजाइम है वो कहीं ना कहीं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। इसका मतलब हमारे बॉडी में जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है, जैसे हमारा ग्लैंड माउथ में हो गया salivary gland, so it means they are the type of gland, and they are the type that in which the columnar epithelial present, which gets modified into form of pouch like structure, a gland or sac like structure, and it turns into the gland which is your exocrine gland. चाहे वो pancreas हो, it consists of exocrine nature. If it is gastric gland जो आपका stomach है, वहाँ भी these type of tissues are present. अब अगर हम function की बात करेंगे तो एक ही जो important function है that is secretion. मतलब ग्लैंडुलर एपिथेलियल का काम है सिक्रीट करना, चाहे वो एंजाइम हो, चाहे वो म्यूकस हो, चाहे वो फ्लूइड हो, चाहे वो हार्मोन हो। तो दिस इज व्हाट द कॉलमनर एपिथेलियल, सीलिएटेड एपिथेलियल और ग्लैंडुलर। जैसे सीलिया की बात अगर हम करते हैं तो ट्रैकिया में, यूटेरस में, फैलोपियन ट्यूब में जहां भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा तो इसका काम होगा एक तरह से आप पॉलिश करना, या यूं कह सकते हैं कि इनका काम है अनवांटेड मटेरियल्स को बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन तक नहीं पहुंचने देना। मतलब वो डस्ट को, जर्म्स को बाहर की तरफ धकेलेगा, पुश करेगा, या समटाइम्स इट आल्सो हेल्प्स इन पुशिंग समथिंग इनटू द बॉडी। लाइक ओवम का जो मूवमेंट होता है वो इसी सीलिया के कारण होता है, जो ओवरी से फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है। इट मींस देयर डिफरेंट फंक्शंस आर ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे आर गोइंग टू परफॉर्म इट्स activity in case of the tissue. So finally this was what was the tissue we have explained, that is ciliated, columnar and glandular epithelial tissue. Now we have squamous. Squamous को सबसे आसान तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई बुक है, if I have this book or this page in my hand, ठीक, तो एक अगर हम सिंगल लेयर की अगर हम बात करेंगे, स्क्वामस को हम सिंपलेस्ट टिश्यू कह रहे हैं, तो एक तो सिंगल लेयर होगा विच इज ऑल्सो कॉल्ड पेवमेंट टिश्यू। पेवमेंट वर्ड कुछ बुक में मिलती है, मतलब एक टाइल्स की तरह है कि पतली सी लेयर हमने पूरी बिछा दी है पूरे टाइल्स को। इट मींस दे आर सेड टू बी एज स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। बट उसी स्क्वामस की कई सारी अगर हम लेयर बना दे तो इट टर्न्स इनटू स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। जब आप डायग्राम देखेंगे तो स्क्वामस में एक पतली सी एक लेयर होती है, while in the case of a stratified epithelial tissue they have a group of tissue that arrange in the stacked form, एक के ऊपर एक जो होगा वो पैरेलली अरेंज होगा ताकि एक मोटी सी थिक लेयर बनाए। मतलब wherever there is a requirement of more protection to the organ or internal organ or the visceral organ, so there is a stratified epithelial tissue. फिर we have a cuboidal epithelial. अब अभी डिस्कस करेंगे इनके फंक्शंस के बारे में। अभी सिर्फ हम इनके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ दे आर गोइंग टू बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल डिफरेंस। नाउ वी हैव टू डिस्कस कनेक्टिव टिश्यू। अब ये कनेक्टिव टिश्यू है क्या? जैसा कि वर्ड एक्सप्लेन कर रहा है खुद को, कनेक्टिव टिश्यू इज वन ऑफ द काइंड ऑफ टिश्यू दैट कनेक्ट्स और बाइंड्स two or more tissue or organs together. यहाँ मैंने लिखा है it connects or binds two or more tissue or organs together. इनका काम है एक दूसरे को कम्युनिकेट करना। कोई भी चीज अगर ट्रांसफर होना है तो एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज ट्रांसफर हो रही है जो एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचना है या एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक पहुंचना है, तो इट विल बी परफॉर्म बाय द काइंड ऑफ टिश्यू कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। एंड व्हाट इन दिस केस द सेल्स आर लूजली पैक्ड, मतलब जितने भी सेल्स होंगे वो कॉम्पैक्ट नहीं होंगे, वो लूज होंगे,
देयर हैव अ सर्टेन स्पेसेस इन बिटवीन देम। यहाँ मैंने लिख दिया है पैक्ड होंगे, लूजली स्पेस्ड होंगे एंड प्रेजेंट इन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। मतलब देयर आर सर्टेन फ्लूइड जो मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्ट करता है, उनके बीच में ही वो प्रेजेंट होंगे एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू इन एनिमल्स, राइट। इसको फिर क्लासिफाई किया गया, बहुत ही डाइवर्स काइंड ऑफ टिश्यू है इन एनिमल किंगडम, बहुत सारे सब क्लासेस हैं। लाइकवाइज जो पहला है उसको हम लोग कह रहे हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, देन वी हैव एरियोलर टिश्यू, देन वी हैव एडिपोज टिश्यू, then we have a skeletal and the last one is a fluid connective tissue. It means these are the kind of tissue that comes under the connective tissue. इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि ये सभी टिश्यू कहीं ना कहीं ऑर्गन्स को या टिश्यू को एक दूसरे से बाइंड करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो पहला है हमारा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसके दो काइंड हैं, दो तरह के हैं जो क्लास 9 के लेवल में सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी स्कूल से हो। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द एनिमल टिश्यू व्हिच इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स बट आई ट्राई टू मेक इट वेरी इजी। तो इसमें जो पहला है हमारा डेंस रेगुलर में टेंडन, ये जो है वो वाइट फाइब्रस टिश्यू से बना है, मैं शॉर्ट कर रहा हूं। इट कंसिस्ट ऑफ वाइट फाइब्रस टिश्यू एंड देन इट्स फंक्शन इज टू कनेक्ट बोन टू मसल, बोन टू मसल, ये भी मैंने शॉर्ट कर दिया, एम करके छोड़ दिया है। एंड द नेक्स्ट वन इज लिगामेंट, इट कंसिस्ट ऑफ द येलो फाइब्रस टिश्यू, येलो फाइब्रस टिश्यू एंड देन इट कनेक्ट बोन टू बोन, मतलब बोन से बोन को अगर कनेक्ट करने की हम बात करते हैं तो दैट टिश्यू इज कॉल्ड लिगामेंट व्हिच इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू, रेगुलर के मतलब डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के मतलब सब क्लास में आता है। देन वी हैव एरियोलर टिश्यू, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है आप कह सकते हैं रेयरिंग और बियरिंग को प्रोटेक्ट करना, प्रिवेंट करना। अगर कोई सेल डैमेज हो गया है या कोई टिश्यू जो बिलो स्किन ये पाया जाता है, व्हाइट कलर का होता है मोस्टली, तो इनका काम हो गया सिंपली जो टिश्यूज को रीजनरेट करना, टिश्यू को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देना, दैट इज कॉल्ड द एरियोलर टिश्यू। देन द लास्ट नेक्स्ट वन इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू इज मेड अप ऑफ एडिपोसाइट सेल, मैं यहां लिख दे रहा हूं, इट कंसिस्ट ऑफ एडिपोसाइट सेल, जिसका काम होता है फैट को स्टोर करना, है ना। एडिपोसाइट सेल हम ये भी कह सकते हैं, एडिपोसाइट सेल इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ एडिपोज टिश्यू जो मोस्टली मसल्स में होगा। इसके जो एग्जांपल्स हैं हम्प ऑफ कैमल है, ब्लबर ऑफ व्हेल है, हम लोगों के मसल्स के जस्ट नीचे पाया जाता है ये टिश्यू जो एक इंसुलेटर का काम भी करता है। इन द केस ऑफ फीमेल को यूजुअली ऐसा माना गया है एडिपोज टिश्यू जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए एज कंपेयर टू मैन वुमेन्स को ठंड के समय में ठंड कम लगती है जस्ट बिकॉज दे आर रिच इन एडिपोज टिश्यू, दे हैव मोर फैट इन देयर मस्कुलर टिश्यू, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज अ स्केलेटल टिश्यू। ये बोन जो हमारा है, एज वी नो वी हैव टोटल 206 बोन्स, दे कम्स अंडर स्केलेटल टिश्यू, जिसको दो भागों में फिर से डिफरेंशिएट किया गया, कार्टिलेज एंड बोन। कार्टिलेज आर बेसिकली मेड अप ऑफ कॉन्ड्रियोसाइट सेल, कॉन्ड्रियोसाइट सेल एंड दे आर फ्लेक्सिबल, दे आर सॉफ्ट, ये हमारे ईयर में हो गया, नोज में हो गया, ट्रैकिया में हो गया, दे आर द दोस पोजीशन वेयर एग्जैक्टली द कार्टिलेज आर प्रेजेंट। इट कंसिस्ट ऑफ आल्सो कॉन्ड्रीन प्रोटीन, CHONDRIN, कॉन्ड्रीन प्रोटीन, और इसी के नाम से दैट सेल इज देयर कॉन्ड्रियोसाइट सेल। देन वी हैव बोन, बोन इज द हार्डेस्ट पार्ट एज कंपेयर टू द कार्टिलेज, ठीक है। टोटल बोन हमारे बॉडी में कितने होते हैं 206 एंड इट कंसिस्ट ऑफ एज ऑस्टियोसाइट सेल, और जो हमारा ऑस्टियोसाइट सेल्स हैं वही मिलके आपस में बोन बनाता है। आप 9th के एनसीईआरटी में देखेंगे देयर इज अ पोजीशन इन द बोन, हैवर्सियन कैनाल। हैवर्सियन कैनाल के बारे में आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इट इज द साइट ऑफ ब्लड फॉर्मेशन। जितने भी लॉन्ग बोन्स है हमारा, ये हमारा ह्यूमरस हो गया, फीमर हो गया, ये सभी वो बोन के पार्ट्स हो गए, ये वो बोन है जहां पे बेसिकली हीमोपोइसिस होता है एंड द हीमोपोइसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन द केस ऑफ एनिमल। एंड द लास्ट वन इज ऑफ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड क्यों बोला? बिकॉज दे आर रिच इन मैट्रिक्स, उसमें फ्लूइड ही है बेसिकली। एज वी नो लिम्फ एंड ब्लड इज द बेस्ट एग्जांपल एंड इट इज अ काइंड ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें लिम्फ का जो रोल है वो नॉर्मल रोल जो ब्लड नहीं कर पाता है वो लिम्फ करेगा। लिम्फ आर रिच इन WBC, इट मींस दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट
for protecting you, preventing you from the pathogen. In short, we can say it is one of the type of fluid connective tissue that provide you immunity, that make you more stronger, right? This is what the lymph. Then we have a blood, which is the red in color. It consists of hemoglobin. ये छोटे क्लासेस हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसका जो क्लासिफिकेशन है उसमें बहुत सारी चीजें हम लोग को पढ़नी है। यहाँ मैंने ऐसे यहाँ पे लिख दिया है आरबीसी, फिर है हमारा डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, देन वी हैव प्लाज्मा एंड द लास्ट वन इज वी हैव प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स है ना, प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट ये आप पढ़ेंगे, इसके बारे में दिया था क्लॉटिंग प्रोटीन्स। प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, तो ये कॉमन है इसलिए मैंने यहाँ डबल एरो दे दिया। ठीक है, दोनों एक ही नाम है, आपको याद रखना है। तो दिस इज व्हाट द थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट सेल्स कहते हैं, इसका फुल फॉर्म हो गया रेड ब्लड कॉर्पसल्स। डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट सेल्स भी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म हो गया व्हाइट ब्लड सेल्स। एंड द प्लाज्मा व्हिच इज अ फ्लूइड स्ट्रॉ-लाइक स्ट्रक्चर, एंड द लास्ट वन इज द प्लेटलेट्स, इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहेंगे। इनका काम है, इन शॉर्ट, व्हेनेवर देयर इज अ कटिंग और देयर इज अ डैमेज ऑफ द टिश्यू, इट मींस दैट प्लेटलेट्स प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सेसिव ब्लीडिंग। ये हमारे आरबीसी। नाउ वी हैव अनदर टॉपिक, मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू व्हिच इज वन ऑफ द टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। इनका क्या काम है? बेसिकली अगर देखा जाए तो इनका जो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो मोस्टली एलोंगेटेड होगा। एलोंगेटेड होगा, दे हैव सम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, दे आर एलोंगेटेड फॉर्म एंड हैव अ सर्टेन प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोगों ने जो अभी एपिथेलियल टिश्यू देखा, इसके 6 अलग अलग क्लासिफिकेशन देखे, कनेक्टिव टिश्यू देखा, इतने सारे क्लासिफिकेशन देखे। वी हैव नॉट एवर डिस्कस्ड अबाउट द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, बट इन द केस ऑफ मस्कुलर टिश्यू इन एनिमल सेल्स, it consists of some contractile protein जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, and this allow movement, this allow on the basis of the stretching and contracting of that fiber or that tissue allow the movement in the body। ठीक है, लिखा है यहाँ पे मैंने, it is responsible for body movement and it is of 3 different types। पहला है striated, जिसको हम स्ट्रिप्ड भी कहते हैं, या समटाइम वी कैन से अ रफ टिश्यू। रफ इसीलिए कह रहे हैं बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ some lining in that fiber। जब आप फाइबर की बात करोगे, जब आप उसके एनाटॉमी आप डिस्कस करेंगे, but you will see there are linings that make a strip, that make a striated condition, that's why they are called striated, stripped or rough muscular tissue। and another one is unstriated or smooth, इसमें कोई भी लाइनिंग्स नहीं होती हैं। एक चीज और, striated को हम वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? voluntary muscles। and what does it mean? voluntary muscles represent that you can move according to your wish। जैसे हमारे हाथ का मसल हो गया, पैर का मसल हो गया, what we can do, what we can move these muscles on the basis of our own wish। अगर हम चाहेंगे तो उसको मूव कर सकते हैं, अगर मेरी इच्छा नहीं है तो we cannot move that muscular tissue, or we can say we cannot utilize that particular type of muscular tissue। that is what the striated, stripped, rough और voluntary word मैं लिख ही दे रहा हूँ यहाँ पे, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ वॉलेंट्री। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज अनस्ट्रिएटेड, जिसको आप स्मूथ भी कह रहे हो, इनवॉलेंट्री भी कह रहे हो। इनवॉलेंट्री क्यों कहा? बिकॉज वी कैन नॉट मूव दीज मस्कुलर टिश्यू अकॉर्डिंग टू योर विश, एंड मोस्टली ये जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, जो आपकी मर्जी के बगैर ही मूव करता है, आपको उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। लाइक जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं, मसल्स ऑफ द लंग्स, मसल्स ऑफ द हार्ट, दीज आर सेड टू बी एज अ unstriated muscles, smooth muscles, इसमें कोई भी लाइनिंग नहीं होगी, that's why they are called smooth muscle। and the third one is called cardiac muscle। it is very unique, it is present only in the heart muscles, जिसको हम लोग पेरिकार्डियम भी कहते हैं, because it is involuntary, there is a no role of your brain, you cannot control them, and this is the only tissue that work since birth to death। मतलब ये कि जब हम पैदा होते हैं तब से लेके डेथ तक दैट मसल्स कंटिन्यूअसली वर्क। जो 3 तरह के मसल्स मैंने बताए, उसमें से इकलौता ऐसा है जो ये कंटिन्यूअसली वर्क करता है, एंड दैट्स व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि उसको कंटिन्यूअसली वर्क करना है, उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, बिकॉज वी हैव टू परफॉर्म कंटिन्यूअसली टिल द डेथ। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और वर्ड है इसमें जो इंपॉर्टेंट है और किसी भी मस्कुलर टिश्यू में है, यहाँ एक वर्ड मैं लिख दे रहा हूँ,
ठीक है, विच इज कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ कार्डियक मसल्स में होता है, दैट जॉइंस टू मस्कुलर फाइबर्स टुगेदर, दैट्स आर कॉल्ड इट इज इंटरकैलेटेड डिस्क लाइक structure. So this was what about the muscular tissue, and the last one is nervous tissue, which is made up of neurons or nerve cell. It is also known as the longest cell of the animal body. याद रखना है, it is a thread like structure. और जनरल नॉलेज का भी ये सवाल है कि हमारी बॉडी में जो लॉन्गेस्ट सेल है वो कौन सा है, तो वी हैव अ न्यूरॉन और नर्व सेल. इट इज अ फाइब्रस सेल which is covered by the myelin sheath. इसके स्ट्रक्चर्स क्लास 9 में आते ही आते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है. एंड व्हाट इज द फंक्शन इज स्पेशलाइज्ड टू बीइंग स्टिमुलेटेड, मतलब इनका काम है सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना. आपने सुना होगा सेंस ऑर्गन्स के बारे में. ऑल 5 सेंस ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ certain type of the nerve cell that connected to the brain, and it allows the transmission of signals, transmission of message that can be transported from one part to the brain or brain to the same part, so that it can perform its own function, whether it is of different kind. This is what the nerve cells and helps in transfer of message को हम signal भी कहते हैं, बायो में हम इसको impulse भी कहते हैं, and that message is going to be transferred by the help of certain chemicals जो आप क्लास 10th की बुक में पढ़ेंगे, 11th की बुक में पढ़ेंगे, and they are said to be as a neurotransmitter, and that particular name of the chemical is acetylcholine. वही एक ऐसा केमिकल है जो मैसेज को ट्रांसफर करता है, जो सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करता है, so that you can perceive a certain message from one part of this body to the brain or the nervous system. And this is all about the animal tissue what we have discussed: epithelial, connective, muscular and nervous. I hope this video will be very useful to you. हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर करें. थैंक यू.